देखिए, अपना नेक्स्ट टॉपिक है एडजॉर्प्शन मीन्स सरफेस केमिस्ट्री के रिगार्डिंग हम अब यहाँ इस लेक्चर को अपलोड कर रहे हैं आपके लिए। देखिए ये क्या कहानी है, जरा इसे समझिए। सबसे पहले बात करिए कि एडजॉर्प्शन है क्या। देखो, तीन टर्म्स आएंगी अपने पास में। एक टर्म होती है एडजॉर्प्शन, एक टर्म होगी एब्जॉर्प्शन और एक टर्म होती है जॉर्प्शन। दोबारा सुने, तीन टर्म्स होती हैं, एक एडजॉर्प्शन, एक एब्जॉर्प्शन और एक जॉर्प्शन। अधिशोषण, अवशोषण और शोषण, जैसा कि हम कर रहे हैं भाई आपका शोषण। देखिए जरा क्या कह रहा हूं, ध्यान से। सबसे पहले हम बात करेंगे एडजॉर्प्शन, जो कि हमारा चैप्टर है, और इसको फिर कंपेयर करेंगे कि एब्जॉर्प्शन और जॉर्प्शन से ये किस तरह से डिफरेंस है। तो हम ये कहते हैं कि एडजॉर्प्शन है क्या। बेसिकली जो आपका सबस्ट्रेट है वो कंसंट्रेट होता है किस जगह पर, दो इनमिसेबल फेजेज की इंटरफेस पर। ध्यान दें, मैं क्या कह रहा हूं, ये एक सरफेस है, ये एक अलग है, सपोज करो ये सॉलिड है और ये बल्क फेज है, गैस फेज है मेरा बाहर, बल्क फेज है और ये सॉलिड है। तो एक फेज ये हो गई गैस, एक फेज हो गई सॉलिड, तो दो इमिसेबल फेजेज हो गई कि नहीं। इन इमिसेबल फेजेज की इंटरफेस कौन हुई, यही तो इंटरफेस है मेरी। सॉलिड की सरफेस और गैस की सरफेस जहां एक दूसरे को टच करती है उसे तो मैं इंटरफेस कहूंगा। तो किसी सब्सटेंस का दो इमिसेबल जो फेजेज हैं उनकी सरफेस पर कंसंट्रेट होना, क्या कहलाता है, एडजॉर्प्शन। इमरती नहीं बनाई है मैंने, कंसंट्रेट करो, एडजॉर्प्शन बोल रहा हूं। ध्यान से देखिए क्या कह रहा हूं, दो इमिसेबल फेसेस की सरफेस पर सब्सटेंस का कंसंट्रेट होना क्या कहलाता है, एडजॉर्प्शन। कंसंट्रेशन ऑफ सब्सटेंस एट द इंटरफेस ऑफ टू इमिसेबल फेजेस। अब ये इमिसेबल फेजेस क्या हो सकती है, सॉलिड और गैस की इंटरफेस हो सकती है, या सॉलिड और लिक्विड के बीच का इंटरफेस हो सकता है। एडजॉर्प्शन इन सॉल्यूशन भी पढ़ेंगे अपन। अभी अपन पहला पढ़ेंगे एडजॉर्प्शन, गैस का एडजॉर्प्शन सॉलिड सरफेस पे, फिर हम इसको कंपेयर करेंगे एडजॉर्प्शन ऑफ सब्सटेंस का सॉलिड सरफेस पर फ्रॉम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन से सॉलिड की सरफेस पर, गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स के नाम से पढ़ेंगे उसको आगे चल के। क्या, अभी आप जान दीजिए। तो क्या मेरी डेफिनेशन का मतलब समझ आया कि कोई सब्सटेंस दो इमिसेबल फेजेस की जो इंटरफेस होती है उस पर जाके कंसंट्रेट होता है, तो इस फिनोमिना को हम क्या बोलते हैं, एडजॉर्प्शन बोलते हैं। क्लियर, ध्यान दें, एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है। कैसा फिनोमिना है, सरफेस, सरफेस पे जाके कंसंट्रेट हो रहा है, लेयर। जैसे ये निकल की सरफेस है तो इसके ऊपर हाइड्रोजन का एडजॉर्प्शन होगा, तो सरफेस, ना कि पूरे निकल के अंदर घुस गया, उसको बल्क फिनोमिना बोलते हैं। तो कैसा फिनोमिना है ये, सरफेस फिनोमिना। इसका मतलब जितनी ज्यादा सरफेस मिलेगी अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा। अवेलेबल सरफेस जितनी ज्यादा, अमाउंट ऑफ एडजॉर्प्शन उतना ही क्या होगा, ज्यादा होगा। बात क्लियर क्या का है। तो सरफेस फिनोमिना है मेरा कौन, एडजॉर्प्शन। अब हम तीनों टर्म्स में डिफरेंस करते हैं। सबसे पहले ध्यान दें, हम आपसे कह रहे हैं कि सब हमारी तीन फेजेज है। ये मेरा सॉलिड है, क्लियर। बाहर गैसेस फेज है, दिखाने की जरूरत नहीं, आप फील करो कि मैंने गैसेस फेज लिखी है। हम गैस का सॉलिड की सरफेस पर एडजॉर्प्शन ही पढ़ रहे हैं। अब हम आपसे कह रहे हैं कि ये
बल्क था गैस का, गैस फेज है बाहर, बाहर क्या है, गैस। तो गैस फेज से सॉलिड की सरफेस पर कंसंट्रेट होना। ध्यान दें, जिस सरफेस पर एडजॉर्प्शन फिनोमिना होता है उसे हम एडजॉर्बेंट बोलते हैं, और जिसका एडजॉर्प्शन होता है उसे हम एडजॉर्बेट बोलते हैं। याद रहेगा, जिस सरफेस पर एडजॉर्प्शन फिनोमिना हो रहा है वो एडजॉर्बेंट कहलाएगा। तो सॉलिड मेरे लिए कौन है, एडजॉर्बेंट। और जिसका एडजॉर्प्शन हो रहा है वो मेरे लिए कौन है, एडजॉर्बेट। तो एडजॉर्बेट का सॉलिड की सरफेस पर एडजॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमिना है। कौन सा फिनोमिना हो गया ये, एडजॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन में क्या होता है उसे समझिए। जो आपका क्या बोलते हैं उसे, एडजॉर्बेट एक तरह से सब्सटेंस जो है वो होल बॉडी में यूनिफॉर्मली क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है अंदर। आप गोले गोले बनाएंगे, मेरे पास इतना समय नहीं है। चलो तुम भी क्या याद रखोगे, मैं बना देता हूं। पूरी बॉडी के अंदर ये आपका गैस का फिनोमिना था या जो भी है आपका, होल सॉलिड की बॉडी में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होना। जैसे अगर सॉलिड और लिक्विड का मैं बात करूं तो स्पंज को पानी में डालो तो पूरी स्पंज के अंदर पानी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है कि नहीं, या सिर्फ सरफेस सरफेस गीली होती है अंदर से सूखा रहता है, नो। क्या है फिनोमिना, एब्जॉर्प्शन। लेकिन एक और कॉन्सेप्ट होता है जब हम ये कंफ्यूज रहते हैं कि मेरा फिनोमिना एडजॉर्प्शन है कि एब्जॉर्प्शन। अक्सर ऐसा तब होता है, कई बार आपसे कोई चीज पूछते हैं और आप कंफ्यूज हैं थोड़ा सा कि यार ये होगा कि ये होगा, तो एग्जामिनर को आप आंसर कैसे देते हो, धीरे से देते हो ताकि उसे वही सुनाई दे जो सही चीज है। जैसे लिखते समय ये नहीं पता चलता कई बार कि ई लिखना है कि आई लिखना है सेंटेंस में, तो हम इस तरह से लिख के जाते हैं कि आई होगा तो सामने वाले को आई फील होगा, और ई है ये तो सामने वाले को ई फील होगा। समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। तो कई बार आप कंफ्यूज हैं कि एडजॉर्प्शन हुआ है कि एब्जॉर्प्शन हुआ है, तो आप आंसर कैसे देते हो, बहुत धीरे से, ऑप्शन। मतलब अगर एडजॉर्प्शन है तो सामने वाले को एडजॉर्प्शन ही सुनाई दे, और एब्जॉर्प्शन है तो सामने वाले को एब्जॉर्प्शन सुनाई दे। आप धीरे से बोलोगे जल्दी से, एब्जॉर्प्शन। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं। तो जब कंफ्यूजन है कि मेरा फिनोमिना एडजॉर्प्शन है कि एब्जॉर्प्शन, तो हम एक डाउटफुल टर्म यूज करते हैं, नॉट कमिटेड। सिंपली बोलते हैं नॉन कमिटेड टर्म यूज करते हैं, और उस टर्म को बोलते हैं जॉप्शन। क्या बोलते हैं, जॉप्शन। तो देखो मैं बोलता हूं जॉप्शन, तो किसी को पता ही नहीं चलेगा एडजॉर्प्शन बोला कि एब्जॉर्प्शन बोला, जॉप्शन। अभी तो कान लगा के बैठे हो क्योंकि मैंने पहले टर्म बोल दी, एक रूटीन उसमें आंसर दे रहे होते तो पता ही नहीं चलता कि एडजॉर्प्शन बोला कि जॉप्शन। सामने वाला रिपीट करता, दोबारा बोलना क्या बोला, क्या कह रहे हो, इसका मतलब पकड़े गए। डाउटफुल टर्म जॉप्शन। इसमें क्या होता है एक्चुअल में, पहले एडजॉर्प्शन होता है और समय के साथ एब्जॉर्प्शन होने लग जाता है। जैसे कॉटन का डाई करते हैं अपन, तो पहले सरफेस पे ही कलर होता है, फिर धीरे धीरे वो कॉटन के अंदर भी चला जाता है। गैसेज का एडजॉर्प्शन जियोलाइट्स के अंदर पहले सरफेस पर एडजॉर्ब होती है, फिर धीरे धीरे वो पेनिट्रेट होके उनकी कैविटीज के अंदर भी पहुंच जाती है। तो सरफेस पर भी है और बॉडी के अंदर भी फैल गई। टर्म क्या हो गई,
एडजॉर्प्शन। बस ध्यान रहे सरफेस पे थोड़ी ज्यादा कंसंट्रेट होगी। जैसे आप चौक को थोड़ी देर इंक में पटक दो तो सरफेस तो कलर्ड होगी होगी, धीरे धीरे वो इंक चौक के अंदर तक पहुंच जाता है। पर आप जब उस चौक को तोड़ते हो तो आपको दो कलर्स दिखाई देते हैं। उस चौक की बाउंड्री का कलर ज्यादा डार्क दिखता है बजाय अंदर की साइड का कलर। चौक को तोड़ो जो इंक में थोड़ी देर पटक के रखा था आपने, तो सरफेस पर भी एडजॉर्प्शन हुआ है और अंदर भी, पर अंदर थोड़ा लाइट रखो। बात समझ आ रही है? एडजॉर्प्शन टर्म क्या है? नॉन कमिटेड टर्म होती है। तो तीन टर्म्स की बेसिकली हम बात करते हैं जब हमारे दिमाग में आता है। एडजॉर्प्शन क्या होता है, एब्जॉर्प्शन क्या होता है और जॉर्प्शन क्या होता है, एडजॉर्बेट क्या होता है और एडजॉर्बेंट क्या होता है। मेरे ख्याल में आपको ये सारी टर्मोलॉजी जो की कब एडजॉर्प्शन बोलेंगे कब एब्जॉर्प्शन बोलेंगे, ये बल्क फिनोमिना है, ये सरफेस फिनोमिना है, और ये तो खुद ही मालिक है। बोलो कुछ भी मान लो, पता तो है नहीं। नॉन कमिटेड टर्म है बेसिकली। क्लियर? जिसकी सरफेस पर एडजॉर्प्शन फिनोमिना हो रहा है उसे एडजॉर्बेंट बोलेंगे, और जिसका हो रहा है सब्सटेंस का उसे एडजॉर्बेट बोलेंगे। तो ये पहली बात हुई इसके अंदर। अब हम बात करते हैं, जरा समझना इसमें कि जो आपका फिनोमिना है एक टर्म आती है डिजॉर्प्शन। क्या टर्म आती है आपकी? डिजॉर्प्शन। शब्द को समझना, कौन सी टर्म है? डिजॉर्प्शन। और डिजॉर्प्शन ये कहता है, जरा ध्यान दे, कि भाई जो आया है उसे जाना होगा। आया है सब्सटेंस सॉलिड की सरफेस पर, एडजॉर्प्शन, और वापस चला गया तो क्या होगा? डिजॉर्प्शन। तो एब्जॉर्ब्ड सब्सटेंस का जो सॉलिड की सरफेस इंटरफेस थी उसके ऊपर एडजॉर्ब्ड है, उसका वापस बल्क फेज में जाना। गैस को मैं बल्क फेज बोल रहा हूं, तो बल्क फेज से सब्सटेंस का सॉलिड की सरफेस पे आना एडजॉर्प्शन, और सॉलिड की सरफेस से सब्सटेंस का वापस बल्क फेज में जाना। जो गैस का मॉलिक्यूल इस सरफेस पर आ गया उसका वापस उठ के जाना, ये क्या कहलाएगा? डिजॉर्प्शन। और अगर गैस का मॉलिक्यूल आ रहा है तो ये क्या कहलाएगा? एडजॉर्प्शन। ये बाहर गैस को बल्क फेज बोल रहा हूं, जहां गैस के बहुत सारे एनवायरमेंट है। तो बल्क फेज से सॉलिड की सरफेस पे आना एडजॉर्प्शन, और सॉलिड की सरफेस से बल्क फेज में वापस जाना डिजॉर्प्शन। शब्दों के हैं दोनों टर्म्स। क्लियर मैंने क्या बोला है? कब एडजॉर्प्शन टर्म यूज करेंगे, कब डिजॉर्प्शन टर्म यूज करेंगे। अब मुद्दा ये है जो मैं उठाना चाह रहा हूं एक्चुअल में, कि एक टर्म आएगी आपकी डिजॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी। जरा समझना जो मैं कह रहा हूं, बहुत सिंपल भाषा में है और जो सामाजिक भाषा है, कि ये शाश्वत सत्य है कि जो आया उसे जाना होगा। इंपॉर्टेंट है कितना समय गुजारा इस सरफेस के ऊपर। ध्यान से देखो मैं क्या कह रहा हूं। जो आया है उसे जाना होगा। इंपॉर्टेंट क्या है? कितना समय गुजारा इस सरफेस पर। मीन्स कितना समय लगाया 7 नंबर पेज पर आने में। छोटे छोटे से कॉलम्स आते हैं बहुत सारे लोगों के डेली, अखबार खोलना, तो कितने समय बाद आपका कॉलम छपा कि साहब कल अकस्मात जयराम जी की कारण कुछ भी रहा हो। अब इंपॉर्टेंट क्या है जरा देखो, हम जिसकी बात कर रहे हैं वो क्या है? डिजॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी। हम ये कह रहे हैं कि जो मॉलिक्यूल एडजॉर्ब हुआ है वो वापस जब जाएगा तो उसे आप डिजॉर्प्शन बोलेंगे। तो हम यहां पर जो पढ़ने वाले हैं वो ये है कि ये एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल कितने समय तक एडजॉर्ब रहा, डिजॉर्प्शन से पहले कितना समय उसने गुजारा। हम लाइफ टाइम निकालेंगे इसकी।
बात ओके है? कहानी कैसे निकलेगी जरा उसे देखो। हम ये कहते हैं कि आपका जो डिजॉप्शन की रेट है वो आरएनएस को फॉलो करता है। रेट ऑफ डिजॉप्शन, रेट ऑफ डिजॉप्शन आरएनएस को फॉलो करता है। रेट ऑफ डिजॉप्शन ए एक्सपोनेंशियल माइनस ए अपॉन आर टी। ये डिजॉप्शन का रेट कांस्टेंट, तो ये डिजॉप्शन की एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन हो गई। गौर से देखिए, ये क्या है? डिजॉप्शन एक्टिवेशन एनर्जी। के क्या है? इतना ही लिखो, परेशान हो जाओगे। चलो और लिख लो, तुम भी क्या याद रखो। हाँ जी, डिजॉप्शन रेट कांस्टेंट क्या है जी? ये डिजॉप्शन का रेट कांस्टेंट। हम ये कहते हैं लाइफ टाइम टॉ रेसिप्रोकल होता है, क्योंकि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है। डिजॉप्शन की जो रेट है वो क्या फॉलो कर रही है? फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। कैसे कह सकते हो कि ये फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स फॉलो कर रही है? देखो, अगर ये मेरा गैस का मॉलिक्यूल है और ये मेरा सॉलिड सरफेस है, तो गैस के मॉलिक्यूल का सॉलिड की सरफेस पर जुड़ना ये एडजॉर्प्शन कहलाता है। अगर मैं इसकी रेट की बात करूंगा तो सेकंड ऑर्डर हो गई मेरे ख्याल से। एडजॉर्प्शन का के कंसंट्रेशन ऑफ ए कंसंट्रेशन ऑफ एम, जो भाग ले रहे मेरे लिए तो वो रिएक्टेंट है, चाहे वो कुछ भी है बाय नेचर। लेकिन अब ये जो एडजॉर्ब्ड मॉलिक्यूल है ए, किस पे जुड़ गया? एम के साथ। सामान्यतः से हम कॉम्प्लेक्स बोलेंगे, पर ये सॉलिड होगा बाय नेचर। इससे गैस का मॉलिक्यूल वापस उड़े तो ये तो रिवर्स रिएक्शन हो गई कि नहीं? डिजॉर्प्शन का मतलब समझ आया? जो एडजॉर्ब हुआ है वो वापस ये डिजॉर्प्शन है। तो रिवर्स रेट फर्स्ट ऑर्डर की हुई कि नहीं? क्योंकि एक ही रिएक्टेंट है मेरे लिए, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो बना है। तो डिजॉर्प्शन की जो रेट है वो फर्स्ट ऑर्डर है। और आपको पता है लाइफ टाइम जो होता है, फर्स्ट ऑर्डर में ही पढ़ा था अपन ने, मीन लाइफ बोला करते थे अपन उसे। लाइफ टाइम या मीन लाइफ फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट का रेसिप्रोकल होती है। मैं वही तो बोल रहा हूं, लाइफ टाइम। यहां फर्स्ट ऑर्डर कौन है का रेट कांस्टेंट कौन है? के डिजॉर्प्शन। इसी के के को तो मैंने के डिजॉर्प्शन बोला है। गौर से देखो, आ जाओ जरा, निकाल लो। टॉ इज इक्वल टू 1 अपॉन, इसकी आरएनएस रख दो, ए एक्सपोनेंशियल माइनस ए अपॉन आर टी। एक्सपोनेंशियल टर्म को आगे ले जाओ, 1 बाय ए एक्सपोनेंशियल ए अपॉन आर टी। गौर से देखो, ऊपर ले गया तो माइनस का प्लस हो गया ना आरएनएस का। आ जाओ जरा, और इसी को आप क्या कह दोगे? टॉ इज इक्वल टू टॉ नॉट 1 बाय ए को 1 अपॉन प्री एक्सपोनेंशियल आरएनएस प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर को मैं टॉ नॉट बोल रहा हूं, एक्सपोनेंशियल ई नॉट अपॉन आर टी, ई अपॉन आर टी। गौर से देखो, यहां पर टॉ नॉट कौन है? 1 अपॉन ए को बोल रहे हो, और ए कौन है? आरएनएस प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। हम टॉ नॉट को भी प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर ही बोलते हैं, पर किसका? डिजॉर्प्शन का प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर बोलते हैं। आरएनएस के प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर का रेसिप्रोकल होता है टॉ नॉट। जरा इसे देखिए गौर से, डिजॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, लाइफ टाइम
का मान उतना ही ज्यादा होगा। गौर से देखो, डिजॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी जितनी ज्यादा, लाइफ टाइम उतना ही ज्यादा। टेम्परेचर जितना ज्यादा लोगे, लाइफ टाइम उतनी कम होगी। गौर से देखिए क्या कहा, क्या है कहानी, टॉ इज इक्वल्स टू टॉ नॉट एक्सपोनेंशियल ए अपॉन आर टी। दो बातें हो गई, कौन सी? ये इंक्रीज, हाँ जी, क्या कह दोगे? टॉ इंक्रीज, सेंटेंस के रूप में लिख सकते हो आप। इंक्रीजिंग डिजॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी, लाइफ टाइम इंक्रीज्ड। और इधर क्या देखोगे? टी इंक्रीज्ड, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो टॉ डिक्रीज होगा। मीन लाइफ या कहूं लाइफ टाइम जो है वो डिक्रीज होगी। अब ये मत पूछना कि सब किसकी लाइफ टाइम, आपकी लाइफ टाइम की बात नहीं हो रही, जो मॉलिक्यूल सरफेस पर एडजॉर्ब हुआ है उसकी लाइफ टाइम, एक तरह से वो कितनी देर यहां पर एडजॉर्ब रहेगा, उसकी लाइफ टाइम क्या है, उसकी बात हो रही है। बात ओके? यहां तक का सेंटेंस क्लियर? कोई डाउट यहां तक? ये बढ़ाओगे तो लाइफ टाइम बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लाइफ टाइम घटेगा। कॉमन सेंस है यार, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एडजॉर्ब जो मॉलिक्यूल है वो टूट के उड़ेगा नहीं क्या? अच्छे अच्छे उड़ जाते हैं टेम्परेचर बढ़ाने से, तो समुद्र से पानी उड़ जावे। तो कॉमन सेंस है, टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो एडजॉर्ब मॉलिक्यूल का जो लिंक है, फिजियोप्शन है तो फिजिकल बॉन्ड है, और केमिजोप्शन है तो केमिकल बॉन्ड है। कोई भी ये टेम्परेचर बढ़ाओगे तो अच्छे अच्छे टूट जाते हैं, उड़ेगा। तो ज्यादा देर रुका टेम्परेचर बढ़ाने से कि कम देर रुकेगा? ऑब्वियसली कम देर रुकेगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से डिजॉर्प्शन की रेट बढ़ती है, और डिजॉर्प्शन की रेट बढ़ेगी तो भैया लाइफ टाइम तो कम हो गई ना, जल्दी ऊपर जाएगा। इसका मतलब कम देर रुका नीचे, सीधी सीधी सी कहानी है। जरा साहब का एल तो लेना, Ln2 इज इक्वल टू Ln2 नॉट प्लस E अपॉन आर टी। जरा गौर से देखो, Ln2 और 1/t में प्लॉट खींचोगे, Ln2 और 1/t में प्लॉट खींचोगे, दिख रहा है भाई? Ln2 और 1/t में प्लॉट खींचोगे तो क्या होगा? ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, ये m और ये c, इंटरसेप्ट के साथ स्ट्रेट लाइन। स्लोप क्या आएगा? ये बाई आर। जहां ये कट मारा वो क्या कहलाएगा? Ln2 नॉट। अगर यही मैं लॉग के साथ करूंगा नेचर ऑफ प्लॉट सेम रहेगा, स्लोप ये अपॉन 2.303 आ जाएगा, और ये इंटरसेप्ट log 2 नॉट आ जाएगा। इसको लॉग में कन्वर्ट करोगे तो ये log 2 नॉट ये अपॉन 2.31 बाई आर टी हो जाएगा कि नहीं? क्लियर? एक और कहानी, अगर मैं टो और टी में खींचू तो मना थोड़ी कर देता है कोई। इस प्लॉट से देखो, ये y एक्सिस, t तुम्हारा x हो गया, तो y इज प्रोपोर्शनल टू एक्सपोनेंशियल m बाई एक्स। कॉमन सेंस है, x बढ़ाओगे तो y घटेगा। अब पूछना ये कि भाई इनफाइनाइट से आएगा कि फाइनाइट वैल्यू से आएगा? जब t का मान 0 है उस समय इसका मान इनफाइनाइट हो गया कि नहीं? e की ये अपॉन आर टी, और t 0 है तो ये इनफाइनाइट हो गया, e की पावर इनफाइनाइट का मान इनफाइनाइट टकराएगा। इसका मतलब यूं आएगा प्लॉट आपका। ये लो जी, ये आपकी कहानी हो गई, ये आपके 3 प्लॉट हो गए। ये तो हो गया इसका बेसिक
व्यवहार की बात हो गई। अब इससे हमारा एग्जामिनर बिगाड़ क्या सकता है, लिखिए क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहोगे? हाँ जी, कैलकुलेट हाउ लॉन्ग, कैलकुलेट हाउ लॉन्ग, calculate how long a hydrogen atom will remains, calculate how long a hydrogen molecule, a hydrogen molecule क्या एटॉमिक फॉर्मेट जब होता है, a hydrogen atom will remain, how long a hydrogen atom will remain on the surface of a solid, on the surface of a solid, on the surface of a solid at 298 Kelvin, at 298 Kelvin, at 298 Kelvin, if its desorption activation energy, if its desorption activation energy is 15 किलोजूल पर मोल, डिजॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी 15 किलोजूल पर मोल, क्लियर। और टो नॉट जो है प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर डिजॉर्प्शन का, वो है 10 टू पावर -13 सेकेंड। आपको टॉ निकालना है, निकालिए फटाफट। देखो क्या कह रहा हूं, जरा ध्यान दें। सबको पता है कि ये क्या हो रहा है इस दुनिया में, क्या गिवन है आपको, आपको ये निकालना है। आपको पता है लॉग टो होता है लॉग टो नॉट प्लस EA अपॉन 2.33 RT। log टो इज इक्वल टू log 10 टू पावर -13 प्लस ये कितना दिया है 15,000 जूल पर मोल अपॉन 2.03 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन इंटू 298 केल्विन। यही तो डाटा है। मेरी ड्यूटी तो सिर्फ इतनी है कि मैं इनको चल बसा कर देता हूं। जूल पर मोल से जूल पर मोल गया, केल्विन इनवर्स से केल्विन गया। कोई डाउट? यही तो कहानी है बेसिकली। अब बचा क्या, ये कर लो बैठ के। log टो इज इक्वल टू -13 प्लस जो तुम काट सकते हो काटते रहना बैठ के। पावर आगे आ जाती है ना, और log 10 का मान 1 होता है, तो ये वैल्यू -13 हो गई प्लस इसका जो भी मान है आप कैलकुलेट कर लेना बैठ के। इन दोनों को जोड़ना, ये माइनस का ये प्लस का, तो जो भी वैल्यू आए प्लस की आएगी कि माइनस की, डिपेंड करता है ये भारी पड़ा कि ये भारी पड़ा। उसका एंटी लॉग ले लेना। उसका क्या ले लेना? एंटी लॉग। अगर हम ठीक ठाक चल रहे हैं तो इन दोनों के जोड़ में माइनस का 10.4 आएगा मेरे ख्याल में, जब दोनों को सॉल्व करूंगा तो। सपोज करो ऐसा कि -10.4 आया है, तो आप -10.4 का क्या ले लेना? एंटी लॉग। पैटर्न समझ आ गया कैसे करेंगे? और नेगेटिव और पॉजिटिव के एंटी लॉग लेना मैंने सिखा रखा है तुम्हें। नेगेटिव वैल्यू को राउंड फिगर में करो तो माइनस का 11 प्लस का 0.6 हो जाएगा कि नहीं? तो माइनस का 11 तो 10 की पावर में चला जाएगा, और 0.6 का अपन वही सोचेंगे किसका लॉग 0.6 होता है भाई, 0.69915 का होता है, और 0.4771 लॉग 3 का होता है, 0.6021 4 का होता है। 4 के नियर बाई गुना 10⁻⁻11 अगर ये वैल्यू है तो। पैटर्न समझ आया कैसे करते हैं? बात क्लियर? मैं क्या कह रहा हूं? आओ जरा। अगर ये वैल्यू है सपोज, तो
तो आपका टो भैया फिर तो लगभग 4 इंटू 10⁻⁻11 के रूप में आ रहा होगा। चूंकि आपने सेकंड में लिया था तो डाटा आपका सेकंड के लहजे में ही चल जाएगा। फिर चलें, लेआउट क्लियर। आओ जरा, अब मैं क्या कह रहा हूं जरा गौर से देखिए। लिखिए अगला क्वेश्चन। For a hydrogen atom adsorbed on solid surface, for a hydrogen atom adsorbed on solid surface, comma, the lifetime लिखिए log टो इज इक्वल्स टू माइनस का 10.4 प्लस 150/19 टी। बात ओके। और इजी कर लो, तुम भी क्या याद रखोगे। क्लियर। डिटरमाइन Arrhenius pre-exponential factor, डिजॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी, डिजॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी। आइए भाई देखिए, सिंपल सा, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। हम जानते हैं कि log टो इज इक्वल टू log टो नॉट होता है प्लस EA अपॉन 2.303 RT। एक और दो को कंपेयर करो, फ्रॉम 1 and 2। अपने आप ढूंढता रहेगा कंपेयर किया क्या किया। दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है तो दोनों का राइट हैंड साइड सेम होगा। पहली टर्म पहली की जैसी होगी, दूसरी टर्म दूसरी की। कैसे पता चली? टेम्परेचर जिस टर्म में वो टेम्परेचर वाली टर्म के इक्वल हुई कि नहीं। तो आपको पता चला कि log टो नॉट किसके बराबर है, -10.4 की, और ये अपॉन 2.303 R किसके बराबर है, 150 के बराबर है। क्योंकि टी सेम है ना, तो बचा हुआ इससे आपस में सेम होगा। डन है। किया अपन ने काइनेटिक्स में ऐसे क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन पूछेगा तुमसे तो गाय सा क्वेश्चन है, 2.33 R से 150 को मल्टीप्लाई कर दो। वैसे बता रखा है कि ओरिजिनली यहाँ ऑब्लिक लगा के के लिखता है, वरना तुम्हारी ये की यूनिट के नाम पर केल्विन और आ जाएगा। आर में पर केल्विन शब्द होता है ना, आपको मैंने काइनेटिक्स में बता रखा है ये चीज। तो एग्जामिनर है अगर वो यहाँ ऑब्लिक लगा के यूं की का मतलब केल्विन यूनिट है इस वाले हिस्से की जो वैल्यू लिख रखी है 150, ना लिखे तो भी चल जाएगा। मतलब हम अपने हिसाब से देख लेंगे। समझ गए बात को मैं क्या कह रहा हूँ। बड़े लोग हैं, कई बार बड़ापन दिखाते रहते हैं ये लोग। क्या चलिए क्या आ गया ये, हाँ जी ये क्या आ गया आपका 150 इंटू 2.03 R। एक आंसर खत्म। उसे कैलोरी में चाहिए तो R का मान कैलोरी वाला ले लेना, उसे जूल में चाहिए तो R का मान जूल वाला ले लेना। मैंने ऑप्शन तो दिए ही नहीं जो मुझे ये आफत हो यहाँ की मैं R का मान क्या लूँ। ले लेना बैठ के आराम से। अब देखो दूसरा क्वेश्चन क्या था मेरा log टो नॉट का मान -10.4 आया है, तो टो नॉट क्या आएगा, एंटी लॉग -10.4। इसका मतलब एंटी लॉग
माइनस का 11 पॉइंट का 0.6, इसको लिख सकता हूँ कि -10.4 को मैं माइनस का 11 प्लस का 0.6। नेक्स्ट राउंड फिगर क्या जाएगा, 10 की पावर -11, जिसको राउंड फिगर किया वो तो पावर में, किसका लॉग 0.6 होता है, मोटा मोटी 4 का होता है, लॉग 4 0.6021। तो हम लोग उसमें लहरियों मारते हुए 4 इंटू 10 टू पावर -11, 3.99 समथिंग, 98 समथिंग होगा, चल जाएगा, दौड़ेगा, बात ओके है। ये क्या आ गया आपका, टो नॉट आ गया। यूनिट क्या है इसकी, सेकंड। अब वो यूनिट मैंने दी नहीं, बट चल जाएगा, वहां भी वो यूनिट नहीं पूछेगा जब आपसे मामला इसका पूछेगा तो। पर सपोज इट कि मैंने सेकंड में लिया है डाटा, वहां मैं दे देता हूँ तो सेकंड, और ना दे तो उसकी मर्जी। अब मैं मुद्दा उठा रहा हूँ किसका, पर मैंने तो आपसे ए पूछा है, तो आपको पता है कि टो नॉट 1/a के बराबर होता है, मैंने ए पूछा है आपसे, तो आपका ए क्या हो गया, 1/टो नॉट, 1/4 इंटू 10 टू पावर -11, क्या गया, 1/4 मीन्स 0.25 इंटू 10 टू पावर 11, एक को बुला लो, 2.5 इंटू 10 टू पावर 10, ये आपके ए का मान हो गया। पर सेकंड, अगर ये सेकंड था तो वो पर सेकंड हो जाएगा, ये मिनट था तो वो पर मिनट हो जाएगा। फर्स्ट ऑर्डर रेट कांस्टेंट का ही तो ए होता है। बात समझ आई क्या पूछा है, ऑप्शन में ये मिलेगा आपको, क्योंकि हम इतने बड़े लोग हैं कि रास्ते में आंसर देखने चले जाते हैं कई बार, और उसने रास्ते वाला ऑप्शन बना के दे रखा होता है, और हम टिक कर जाते हैं कि जो निकाला है वो आ गया। अरे देख तो लो कि ये पूछा था कि ये पूछा था, ऑप्शन में ये जरूर देगा अगर समझदार एग्जामिनर हुआ तो। समझदार तो है ही जो यहाँ तक पूछ रहा है, तो ऑब्वियसली वही ऑप्शन देगा तुम्हें, टिक मत कर जाना, क्योंकि टो नॉट नहीं पूछा है तुमसे, अर्हेनियस का प्री एक्सपोनेंशियल पूछा है, ये तो डिजॉप्सन का प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर है। ये सिली मिस्टेक है जो बाहर आके सिला बन के गिरेगी कैरियर में, ध्यान रखना आप लोग। क्या मेरी बात समझ आई आपको कि कैसे करते हैं इस तरह के क्वेश्चंस को, डन। चलिए नेक्स्ट, इस हाइड्रोजन के पीछे पड़ जाते हैं अपन। द एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम, द एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम, द एडजॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन एटम on the solid surface, on the solid surface at 300 Kelvin, at 300 Kelvin, comma, the lifetime, नीचे लिखें, tau is equals to, हाँ जी क्या बोल रहा हूं, 2.2 इंटू 10 टू पावर 8 एक्सपोनेंशियल 450, एक्सपोनेंशियल 450, कितना है 450, क्लियर। डिटरमाइन नंबर 1, नंबर 2, समझ गए होंगे क्या पूछा है मैंने। नंबर 1 अर्हेनियस प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और नंबर 2 डिजॉप्सन एक्टिवेशन एनर्जी। डिजॉप्सन एक्टिवेशन एनर्जी, क्लियर भाई, आ जाओ। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 कहेंगे, जो लिखोगे
उसे आप इक्वेशन नंबर 2 कहोगे। इंपॉर्टेंट है मैचिंग। अगर यहाँ एल एन टो लिखा होता तो एल एन टो वाली लिखता, यहाँ लॉग टो लिखा है तो लॉग टो वाली कंपेयर करने के लिए लिखूंगा, और यहाँ टो लिखा है तो टो वाली। एक्सपोनेंशियल से आइडिया लग जाता है कि क्या लिखा। खेलो मैचिंग दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम। तो दोनों का राइट हैंड साइड सेम हुआ कि नहीं? जय हो। इसका मतलब टो नॉट इसके बराबर 2.4 इंटू 10⁻⁻8 और ये अपॉन, हाँ जी, RT 450 के बराबर। अब के मैंने T लिया नहीं है, इसका मतलब ये अपॉन RT के बराबर है ये पूरा। आ जाओ यहां से, तो आपको पता चल ही गया होगा कि भाई 1/a को हम टो नॉट कहते हैं, तो 1/a नॉट का मान ये है, तो a का मान क्या होगा? a को इधर बोला, a इज इक्वल टू 1 अपॉन, चलो सीधे लिख देता हूं, 10⁸ अपॉन 2.4। बैठ के सॉल्व करते रहना। अपॉन में ये तो 10⁸ को ऊपर ले आया मैं, प्लस का हो गया। आ जाओ जरा, साहब से पूछो ये क्या होगा? 450 RT, 450 इंटू कितने केल्विन दिया है मैंने? 300 केल्विन। ये लो जी आपका आंसर। कैलोरी में चाहिए तो R को कैलोरी में लेना, 300 केल्विन है तो केल्विन पर केल्विन कट जाएगा, और जूल में लेना है तो आप उसे जूल में ले सकते हैं। किस पैटर्न समझ आ गया? ये 2.4 अगर मैं दे रहा हूं तो 2.4 लोगे, 2.2 दे रहा हूं तो 2.2। ये प्रिंटिंग एरर्स है, हो जाती हैं, कोई बड़ा इश्यू नहीं है। डन भाई, कर लोगे इस तरह के क्वेश्चंस को। ये मामला हो गया अपना किसका, कि डिजॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी का क्या हिसाब किताब है। अब देखिए इस डिजॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी में एक रिश्ता और बनता है। हम ये कहते हैं, एक और रिलेशन बन सकता है कि log τ2 by τ1 is equals to EA upon 2.33R 1 upon T1 ना 1 upon T2 minus 1 upon T1। और से देखो वही log τ2 में से log τ1 घटाओ, यही तो आएगा, क्योंकि प्लस की टर्म थी इसलिए τ2 में से τ1 घटाएंगे तो 1/T2 माइनस 1/T1 ही आएगा। इसको उल्टा कर लो तो आरएनएस जैसा ही लुक दिख जाएगा आपको। ध्यान से, EA अपॉन 2.33R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। अरे गौर से देखो, आप K2/K1 लिखा करते थे आरएनएस में, आपको पता है कि आपका टॉ इनवर्सली प्रोपोर्शनल है के। तो कॉमन सेंस है यार कि K2/K1 का जो रिश्ता आता है वो रिश्ता यहां पर τ1/τ2 का आएगा, क्योंकि रेसिप्रोकल है। याद रहेगा मेरी बात को क्या कह रहा हूं? ये कई बार यहां से पूछ सकता है, क्या कहेगा? 100 केल्विन पर लाइफ टाइम इतना था किसी एटम का सॉलिड की सरफेस पर, 300 केल्विन पर लाइफ टाइम इतना था, तो बताओ डिजॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी का मान कितना होगा? जयराम जी की T1 T2 दे दिया, τ1 τ2 दे दिया, क्या पूछ लिया? डिजॉर्प्शन एक्टिवेशन एनर्जी। और क्या पूछ सकता है स्टाइल मार के, कि जब किसी एडजॉर्प्शन में, जब किसी सॉलिड के सरफेस पर हाइड्रोजन एटम का एडजॉर्प्शन है, उसकी लाइफ टाइम 1000 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है जब मैं एडजॉर्प्शन का टेम्परेचर 300 केल्विन से 100 केल्विन कर देता हूं। दोबारा सुने क्या कहा है मैंने?
जो एडजॉर्प्शन हुआ है हाइड्रोजन एटम का सॉलिड की सरफेस पर, उसकी लाइफ टाइम 1000 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है जब मैं टेम्परेचर 300 केल्विन से गिरा के कितना कर देता हूं, 100 केल्विन। आपसे कहेगा डिजॉर्प्शन की एक्टिवेशन एनर्जी बताओ। अब तुम गौर से देखो, टेम्परेचर गिरा रहा है, टेम्परेचर गिरा रहा है, तो ये 100 केल्विन हो गया तुम्हारे लिए, हो गया। ये 300 केल्विन हो गया तुम्हारे लिए। तो इन दोनों का रेशियो T1/T2 का रेशियो 1000 हो गया। तो log 1000 इज इक्वल टू E अपॉन 2.3R, 1/100 माइनस 1/300। आपको सब कुछ पता है, पर पता आप गलती क्या करोगे, T1 किसको लूं, जो पहले बोला है उसे T1 लेके जो बाद में बोला है उसे T1 ले। आदत खराब है ना। दूसरा, ये जो 1000 टाइम्स बोला है, ये T2/T1 है कि T1/T2 है? अरे क्यों परेशान हो रहे हो? गिराने का मतलब लो टेम्परेचर के डाटा को आप 1 से इंडिकेट कर रहे हैं और हाई टेम्परेचर के डाटा को आप 2 से इंडिकेट करते हो। नॉर्मल पैटर्न रखो ना दिमाग में। इसका मतलब T2 आपका 300 केल्विन है, T1 आपका 100 केल्विन है। अब दिमाग से थोड़ा सा सोच लो, और दिमाग क्या कहता है, यार टेम्परेचर गिराने से स्टेबिलिटी बढ़ रही है, तो ऑब्वियस है कि लाइफ टाइम T1 का ज्यादा होगा T2 से, क्योंकि लोअर टेम्परेचर T1 को बोला है अपन ने। तो 100% जो 1000 टाइम्स का फर्क है वो T1/T2 है, ना कि T2/T1। कॉमन सेंस से काम ले लेना, कभी गलती नहीं होगी, वरना जय माता दी होने से तो कोई रोक ही नहीं सकता फिर तुम्हारे। समझ आ गया आजकल क्या बिगाड़ता है, बढ़ाने की बजाय घटाने के इफेक्ट पूछने लग गया, ताकि बच्चा होचपोच हो जाए। अरे क्यों होचपोच होते हो? हाई टेम्परेचर को आप 2 बोलो, लो टेम्परेचर को आप 1 बोलो, उसके अकॉर्डिंग रीड करो डाटा को, कभी गलती नहीं होनी। तो यहां आ जाएगा आपका log 10⁻³ 1000 टाइम्स इज इक्वल टू E अपॉन 2.3, 1/100 माइनस 1/300, या डेल्टा T/T1 T2 लिख लो, एक ही बात है, इजी गोइंग। सारा सामान उधर भेज दो ये को छोड़ के। log 10⁻³ को आप 3 तो बोलोगे, तो ये log 3 को 2.3R से गुना करो, और यहाँ T1 T2 आएगा उससे गुना करो, और डेल्टा T अपॉन में आएगा। इतनी देर में तो मैं निकाल ही देता। तो ये क्वेश्चन यहाँ से बहुत इजी गोइंग क्वेश्चन है, टफ नहीं है, पूछ सकता है एग्जाम में, आप इसे बाउंड नहीं कर सकते। तो ये अपना डिजॉर्प्शन, एक्टिवेशन एनर्जी और इससे रिलेटेड हो गया। मीन्स कितना समय गुजारा इस सरफेस पे। गौर से देखिए, जब भी टेम्परेचर गिराएंगे लाइफ टाइम बहुत तेजी से बढ़ती है, और जब भी टेम्परेचर बढ़ाएंगे लाइफ टाइम बहुत तेजी से घटता है। इसके एग्जांपल्स मैंने आपको नोट्स बुक में दे रखे हैं। मैंने सेम टेम्परेचर पे 2 डिफरेंट EA पर सेम सब्सटेंस के लिए न्यूमेरिकल दे रखा है, और एक जगह मैंने सेम EA पर, वो सेम टेम्परेचर पे 2 डिफरेंट EA पर आपको लाइफ टाइम पूछ रखा है, पहला और दूसरा एग्जांपल्स, ताकि आपके दिमाग में ये कंपेयर हो जाए कि लाइफ टाइम चेंज करने से तो देखो कितना फर्क आ रहा है, और टेम्परेचर चेंज करने से लाइफ टाइम में कितना फर्क आ रहा है, EA को बदलने से कितना फर्क आता है और टेम्परेचर को बदलने से कितना फर्क आता है। एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन हैं एक्चुअल में। वो जैसे मैंने टॉप पूछा है, जब आपका EA 15 किलो जूल है, जब आपका EA 150 किलो जूल है, पहला क्वेश्चन यही था अपना। उसी तरह से मैंने दूसरे वाले क्वेश्चन में पूछा है आपसे, अब के EA सेम रखा, एक बार लो टेम्परेचर पे पूछा, एक बार उसी एडजॉर्प्शन को हाई टेम्परेचर पे पूछा है। आप देखो कि लाइफ टाइम्स में कितना फर्क आता है। टेम्परेचर वेरी करने से तो क्या आ रहा है, EA वेरी करने से क्या आ रहा है। पीछे अपन ने दोनों बातें कर ली थी, EA बढ़ाओगे तो लाइफ टाइम बढ़ेगा, और टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लाइफ टाइम घटेगा। मजेदार चीज ये है कि EA बढ़ाओगे तो बहुत तेजी से लाइफ टाइम बढ़ता है, और टेम्परेचर बढ़ाने से बहुत तेजी से लाइफ टाइम घटता है, क्योंकि ये जो जमूरे वेरी कर रहे हो ना आप, ये एक्सपोनेंशियल की पावर में बैठे। आपको पता है एक्सपोनेंशियल में जब डाटा होता है तो उसका हल्का सा वेरिएशन पूरे एक्सपोनेंशियल टर्म पे लार्ज इफेक्ट डालता है। कल ही पढ़ा था K1 ग्रेटर देन K2 है तो उसका खतरनाक असर होता था, एक्सपोनेंट वहां ग्रेटर आता था एक्सपोनेंशियल टर्म्स के बीच में रिश्ता। समझ रहे होंगे मैं क्या कह रहा हूं। तो आपने T और EA जो भी वेरी किया वो टर्म एक्सपोनेंशियल की पावर में थी, इसका मतलब उसके एक्सपोनेंशियल के रिजल्ट में लार्ज अंतर आएगा दोनों कंडीशंस पर। वो दिख भी रहा होगा आपको उनके नोट्स के अंदर। कल हम इसको बात करेंगे, और आई थिंक सो कल हम 90% से ऊपर एडजॉर्प्शन को खत्म कर देंगे, ज़्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। कल हम बात करेंगे
फिजियोप्शन केमजोप्शन में क्या बेसिकली डिफरेंस है, एडजॉर्प्शन की थर्मोडायनामिक्स क्या कहती है, एडजॉर्प्शन की काइनेटिक्स क्या कहती है, और एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स क्या है। ये तीन ही टॉपिक हैं अपने बेसिकली, एडजॉर्प्शन आइसोथर्म्स, लैग्मियर, फ्रेंडलिच और बैट। एडजॉर्प्शन की थर्मोडायनामिक्स क्या कहती है, एडजॉर्प्शन की काइनेटिक्स क्या कहती है। क्लियर है। फिर इसको हम कंपेयर करेंगे कि गैस का सॉलिड की सरफेस पर जो एडजॉर्प्शन हम पढ़ रहे हैं, इसकी जगह सॉल्यूशन में से सब्सटेंस सॉलिड की सरफेस पर एडजॉर्ब होता है, तो वो आइसोथर्म इस आइसोथर्म से किस तरह से डिफरेंट है। मीन्स वहां आप गिब्स एडजॉर्प्शन आइसोथर्म की बात करने वाले हो फ्रेंडलिच के साथ साथ, जबकि यहां पर हम फ्रेंडलिच, लैग्मियर और बैट इक्वेशन की बात करने वाले हैं। बात ओके। तो कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होती है, मीन्स कल की क्लास से ही क्वेश्चन आएगा, उसके बाद आप अगले दिन नहीं भी पढ़ोगे ना तो भी कुछ नहीं होगा, डोंट वरी, मस्त होगा आप आराम से। क्लियर है। चलिए आज की क्लास को मैं यही बंद करता हूँ, आप लोगों का टाइम हो गया है, कल मिलते हैं और शाम को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ।